तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी का गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज के हमारे कलाकार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो इनके बारे में स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके जन्म और शिक्षा के बारे में देखते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म जो है जोरासांको कलकत्ता में एक संपन्न और संभ्रांत परिवार में हुआ था। तो 7 मार्च सन 1861 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे और माता श्रीमती शारदा देवी थी। इनकी शिक्षा की अगर बात की जाए तो ये प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोवियर स्कूल में हुई थी, जो कलकत्ता में ही था। रविन्द्रनाथ टैगोर की इच्छा थी बैरिस्टर बनने की, जिस कारण से इन्होंने इंग्लैंड के ब्रिस्टोन नामक शहर के पब्लिक स्कूल में प्रवेश लिए थे। तत्पश्चात इंग्लैंड विश्वविद्यालय में इन्होंने बैरिस्टर की शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन जो है ये 1880 में बिना डिग्री लिए ही भारत वापस लौट आए थे। इन्होंने कला की कोई शिक्षा या प्रशिक्षण इन्होंने ग्रहण नहीं किया था। इनके पास कला से संबंधित कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ भी नहीं था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और ये जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। और ये जो अगर देखा जाए तो ये एक कुशल संगीतकार, साहित्यकार, कहानीकार, निबंधकार और चित्रकार थे। और इन्होंने चित्रण कार्य जो प्रारंभ किया था वो वृद्धावस्था में जाकर किया था। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा चित्रकार है जिसने कि अपने अंतिम समय में चित्रण कार्य प्रारंभ किया था, या वृद्धावस्था में किस चित्रकार ने चित्रकला प्रारंभ किया था, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी होंगे। इनका मन जो है प्रारंभ में, जैसे अगर प्रारंभ जो कहा जा रहा है वो बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक इनका जो है चित्रकला में कोई इनकी रुचि नहीं थी, ना इस चित्रकला के प्रति इनका मन शांत था। लेकिन जब इनका मन जागा चित्रकला की तरफ, तो कई वर्षों तक जो है वो उसी के वशीभूत, यानी चित्रकला के ही वशीभूत होकर इन्होंने चित्रण कार्य किया था। चित्रकला के अभ्यास को जो है इन्होंने बड़ी तन्मयता से जारी रखा था। और अभ्यास के दौरान ही इन्होंने सैकड़ों चित्र व रेखांकन बनाए थे। उनकी अपनी व्यापक जो है भावधारा से पुष्ट होकर, वो अपनी जो है भाव धारा से ही पुष्ट होकर रंग रेखाएं और उभरती हुए चित्र जो उन्होंने बनाए थे। इन चित्रों में अगर देखा जाए तो ना कोई रूप था, ना कोई रंग था, ना कोई नियम था, ना कोई आधार था। इनके चित्रों में कुछ भी नहीं था, लेकिन ये निरंतर जो है अभ्यास करते जा रहे थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो उनके भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर जी रहे हैं, जो कि ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक भी थे और बंगाल शैली के भी सूत्रधार हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर जी। और आरंभ में इन्होंने जो है केवल स्याही व पेन से जो है रेखांकन द्वारा जो है कला निर्मित करते थे। तो एग्जामिनर पूछ देता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रारंभिक चित्रण किस माध्यम से करते थे, तो वो पेन की स्याही से जो है वो रेखांकन द्वारा कला निर्मित करते थे। और जो है इनके काल्पनिक पक्षी और जानवर जैसे आकार अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा बनाया गया जानवर और पक्षी चित्र किस माध्यम में बना है, तो आप लोग रेखांकन स्याही से बना हुआ है, तो ये याद रखेंगे। ये 67 वर्ष की आयु तक जो है कला के क्षेत्र में जो है इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया था, कोई चित्रण कार्य नहीं किया था। और ये 67 वर्ष की आयु, 67 यानी 67, ये 67 वर्ष की आयु तक जो है एक विश्वविख्यात कवि बन चुके थे। ये जो कविता लिखते थे और कविता लिखते समय शब्दों या पंक्तियों की रेखाओं को मिटाते समय इन्होंने जो अकल्पित आकार बनते थे उनकी ओर जो है इनका ध्यान आकृष्ट होने लगा और धीरे धीरे कला के प्रति इनकी रुचि होने लगी। इन आकारों से ये इतना ज़्यादा मोहित हुए कि उन्होंने आकारों के विकास पर भी ध्यान देना प्रारंभ किया। तो जैसे आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी होता क्या है कि अंधकार में हम लोग कोई आकृति इमेजिन कर लेते हैं, या फिर बारिश का समय है, या ऐसे भी अगर रात में आसमान मतलब कि
नीचे मतलब सोइए आप लोग, तो देखेंगे कि बादल की जो छोटे छोटे भाग में बटे हुए हैं बादल, तो कभी घोड़े का आकार निर्मित कर लेता है कोई, या तो कभी हाथी का कर लेगा, कभी परियों का कर लेगा, कभी राक्षस का कर लेगा। तो ये जो है आसमान में कुछ बना नहीं होता है, वो हमारी कल्पना शक्ति होती है कि हम किस चीज को कैसे कल्पना करके बना सकते हैं। तो एक चित्रकार होगा या कहानीकार होगा या नाटककार होगा, उसके मन में कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है, और ऐसे ही लोग जो है एक अकल्पित चित्र को अपने मतलब आकार दे पाते हैं। तो ठीक वैसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ हुआ। जब वो रेखाओं को मिटाते थे तो जो थोड़ी बहुत रेखाएं बच जाती थी, उससे वो कोई ना कोई जो है आकार कल्पना कर लेते थे। तो इन्होंने जो है ये विकास पर ध्यान दिया और भारतीय कला के इतिहास में अभूतपूर्व प्रयोग भी किया था। 1926 के आसपास जो है इन्होंने कपड़े के टुकड़े या उंगलियों से को जो है स्याही में डुबोकर चित्रण प्रारंभ किया था, जिसको थंब पेंटिंग कहा जाता है या फिर पैच पेंटिंग भी कहा जाता है। और बाद में जो है इन्होंने सीमित रंगों का उपयोग भी किया था अपने चित्रों में। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे वो परंपरावादी और यथार्थवादी चित्रकला का पल्लू न पकड़कर ये जो है कला की आधुनिक शैली को अपनाए थे, और जिसे इन्होंने समन्वयात्मक शैली भी कहा था। समन्वय यानी कि आप अगर देखिए तो परंपरावादी शैली और यथार्थवादी शैली के मिले जुले रूप को इन्होंने जो अपनी चित्रकला का माध्यम बनाया उसको समन्वयात्मक शैली का नाम दिया था। आरंभ में इनके जो चित्रण को इन्होंने जो है अपने चित्रण को खेल क्रीड़ा मात्र समझा था, इसको कोई ज्यादा इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन धीरे धीरे जो है इनको ये मतलब अनुभव हुआ कि पांडुलिपियों में जो किए गए रेखांकन से निर्मित आकारों में अगर देखा जाए तो गूढ़ आत्माएं निवास करती हैं, जो कि पापी लोगों के समान मुक्ति पाने के लिए आक्रोश कर रही हैं। इस प्रकार आंतरिक जीवन की प्रेरणा से कला निर्मित इन्होंने किया, और स्वयं रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो है पांडुलिपियों में कलाकृतियां बनी हुई थी उससे जो है इन्होंने अपने लिए प्रेरणा माना, और लिखा है कि इन्होंने कि कुछ रेखाओं में शांत करुणा की अभिव्यक्ति होती है तो कुछ में जो है रोष, और मैं तब ये नहीं जानता था कि वे आकृतियां मेरी सौम्य कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में परिलक्षित हो जाएंगी। इन्होंने आकृतियों को दो प्रकार से समझा था। कुछ में तो शांत करुणा होती है, मतलब शांत रेखाएं होती हैं, कुछ में रोष मतलब गुस्सा भरा होता है। अब जैसे अगर यही रेखा देख लिया जाए तो अब सौम्य रेखा कैसी होगी, रोषपूर्ण रेखा कैसी होगी। तो अगर देखिए रोषपूर्ण रेखा की अगर बात की जाए तो ये कुंडलीय रेखा इनका जो होगा, जो चक्राकार रेखाएं होती है जिसमें गति बहुत ज्यादा होती हैं, ये क्रॉस रेखाएं जो है प्रदर्शित करती हैं। और इन्होंने जो है इनके कला को प्रकट करने के लिए विद्वान कला समीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रों को नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइक में लिखा हुआ इन्होंने कि शिशु के द्वारा निर्मित चित्रों में मन की कल्पना का जो अपर्याप्त प्राचुर्य और जो मन में आया उसे चित्रण करने की सहज प्रवृत्ति मिलती है, लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रों में खोज पाना ये कठिन है। उनकी कला किसी पूर्वाग्रह से बधी हुई नहीं थी, बल्कि उनके चित्र किसी भी आग्रह से मुक्ति का प्रयास थे। टैगोर की कला रेखाओं और लयात्मक माधुर्य की परंपरा से संबंध रही है और जो भाव प्रवण एवं अभिव्यंजना कौशल से परिपूर्ण है, ऐसा डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के चित्रों के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वो स्वतंत्र चित्रकार थे, इनको किसी बंधन में रहकर चित्रण करना पसंद नहीं था। उनके चित्रों में नाटकीयता और आकस्मिकता से पूर्ण चित्रण देखने को मिलते हैं। ये बिना विचारे सोचे इनके मन में जो आता था वो तुरंत ये चित्रण कर देते थे, और उनके चित्रों में जो है मनुष्य व प्रकृति का घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। और उन्होंने जो है व्यंजना प्रधान चित्रों का अपना जो है
अपनी विशेषता बनाया है। उनकी आकृति में भाव भंगिमा रूप और रेखाएं निराली होती हैं। उनकी जो है सौंदर्य चेतना के पैमाने सब हर चित्रकारों से अलग देखने को मिलते हैं। उनके चित्र में जो है शिल्प दृश्य साहित्य दृश्य से उत्पन्न हुई थी उनके चित्रण शैली, और भारतीय लघु चित्रों व अजंता के भित्ति चित्रों में जो लय है वही टैगोर जी की चित्रों में भी देखने को मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वो परंपरावादी भारतीय यूरोपीय रूप विधान व प्रमुख कला की जो है अभिव्यक्ति का सम्मिश्रण उनके चित्र होते थे। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रदर्शनियों की अगर बात की जाए, कला प्रदर्शनी की, तो उनकी कला प्रदर्शनियों की अगर बात करें तो 1930 में रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनी सबसे पहले पेरिस में लगी थी। पेरिस के गैलरी पिगाल में जो है इनकी प्रदर्शनी लगी थी 1930 में, जहां पे जो है यूरोपीय प्रशंसकों व कला समीक्षकों ने इनके चित्रों की प्रशंसा भी की थी और इस जो है चित्रों को खरीदा भी था। और अमेरिका की कला दीर्घाओं में उन्होंने जो है उनके चित्रों को खरीदा और आश्चर्यचकित भी हो गए थे उनके चित्रों को देखकर। बाद में लंदन, बर्लिन और न्यूयॉर्क व मास्को में भी इनके चित्रों की प्रदर्शनियां लगी थी और 1932 में जो है इनके चित्रों की प्रदर्शनियां कोलकाता में हुई थी। और 1946 में यूनेस्को द्वारा आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी के 4 चित्रों को सम्मिलित भी किया गया था। और 1933 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के चित्रों की प्रदर्शनी मुंबई में लगाई गई थी। तो भारतीय जनता जो है इन चित्रों को देखकर काफी आश्चर्यचकित हुई थी और इन जो है चित्राकृतियों में वे चढ़ जाते, ये हमारी समझ से परे हैं, इस प्रकार के उद्गार व्यक्त करते हुए व्यंग कसते थे लोग। और उस पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई चिंता उनको न थी इस व्यंग की। और जब उनसे कोई पूछता था कि आपके चित्रों का माध्यम बताइए, चित्र क्या है, तो वो लिखते थे, लोग मुझसे मेरे चित्रों का अर्थ पूछते हैं, उद्देश्य पूछते हैं, तो मैं उनका उत्तर जो है चित्रों की भांति ही मौन रह कर देता हूँ। उनके चित्र अनंत विस्तृत मौन जगत का बिंदु मात्र थे। और रविन्द्रनाथ के जो है अधिकतर चित्र ऐसे दिखते थे कि वे तत्क्षणिक सृजन जो है प्रेरणा द्वारा बिना पुनर्विचार के बनाए गए थे। मतलब वो एक कल्पनाशील चित्रकार थे, जो उनकी कल्पना मतलब उनके मस्तिष्क में कल्पना जन्म लेती थी, वो उसको तुरंत जो है कैनवस पे कागज पे उकेर देते थे। तो उनका चित्रण ऐसा होता था, बिना विश्राम के द्रुत मतलब जैसे गतिपूर्ण तुरंत जो है शीघ्रता से जो चित्रण किया जाता था, वो रविन्द्रनाथ के चित्रों में देखने को मिलता है। और इनके जो है चित्रों में अगर बात की जाए तो नारियों का चित्रण विशेष रूप से किया गया है और सौंदर्यतापूर्ण से किया गया है। रविन्द्रनाथ जो है सौंदर्य उपासक थे और ये जो है इनके चित्रों का प्रमुख विषय नारी था। अगर पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के चित्रों का विषय क्या था, तो नारी प्रमुख विषय था और विशेष रूप से भारतीय नारी था। उनके चित्रों में नारियों के सहज सरल भावपूर्ण चेहरे दर्शाए गए हैं और एक और वो जो है काली घनी केस राशि के माध्यम से नारियों को मतलब प्रदर्शित किए हैं। तो दूसरी ओर अंग विहीन नारी को भी इन्होंने अंकित किया है, जिसमें विभिन्न रूपों में बसंत और प्रेम की भावनाओं का गहन जगत भी मतलब मिश्रण भी देखने को मिलता है। रंग की अगर बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है सभी प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे, लेकिन द्रव्य मिला हुआ रंग ये पसंद करते थे। और स्याही का भी इन्होंने प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया था। रंग न मिलने पर ये पंखुड़ियों को दबाकर भी रंग के जगह पर प्रयोग कर लेते थे और रेखांकन पद्धति सामग्री में ये आंतरिक प्रेरणा को अधिक महत्व देते थे। और इनके चित्रों का अगर बात किया जाए कि किस प्रकार के शीर्षक रहे हैं, तो इन्होंने विचित्र जंतु, आत्मनिरीक्षण, कूदता हुआ हिरण, दृश्य चित्र, पक्षी, मशीन मैन, चिड़िया, पक्षी युगल विशेष उल्लेखनीय है। साथ ही साथ इन्होंने एक आत्मचित्र की भी रचना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अगर जब उनको उनकी चित्रकला के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा, मेरे जीवन का प्रभात गीतों भरा था, शाम रंग भरी हो जाए। और कुमार स्वामी ने उनके कला के विषय में जो लिखा है, उन्होंने
लिखा है कि उनकी मौलिक सहज सिद्ध अभिव्यक्ति असामान्य नित्य युक्त प्रतिभा का साक्ष्य है। और जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना भी की थी। तो शांति निकेतन में इन्होंने कला भवन की स्थापना की थी और 1913 में इनको गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ये मत दिमाग में बैठा लीजिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो ऐसा तो नहीं कि चित्रकला के क्षेत्र में, तो इनको चित्रकला के क्षेत्र में नहीं मिला था। इनकी कृति थी जो गीतांजलि पुस्तक, इस पे इनको जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था और 1907 में इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना में सहयोग भी दिया था। 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, ये भी याद होना चाहिए। और जो है 1915 से 1919 के बीच में इन्होंने विचित्रा क्लब का भी संचालन किया था और इन्होंने बंगाल शैली की आलोचना भी की थी और उसकी अनेक कमियों को भी बताया था। 1926 में इन्होंने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की थी, ये भी याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूछ दिया जाता है कि शांति निकेतन की स्थापना किस सन में हुई थी या किसने किया था, तो फिर उस समय कन्फ्यूजन होने लगता है। और जो है शांति निकेतन में अगर कला भवन की बात की जाए तो वो 1926 में है और 1926 में ही इन्होंने यूरोप की यात्रा भी की थी और उसके बाद ही इन्होंने चित्रकला में अपनी रुचि भी उत्पन्न दिखाई थी, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और जो है प्रदर्शनी के बारे में याद ही होगा, 1930 में इनकी प्रदर्शनी लगी थी। और ये तो इनके हो गया कला संबंधित बात। और जो है अगर देखा जाए तो इन्होंने लगभग जो है अभ्यास के बाद 2000 के लगभग आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार माना गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आप लोग याद रख सकते हैं, राजा रवि वर्मा हो गए और अवनींद्रनाथ टैगोर जी हो गए और नंदलाल बसु जी। तो आप लोग ये मत सोच लीजिएगा एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार तो राजा रवि वर्मा को टिक कर दें। वहां पे ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए कि भले ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वृद्धावस्था में चित्रण कार्य प्रारंभ किया है, लेकिन कला के क्षेत्र में उन्होंने जो है रचनात्मक कार्य किया है। तो जो है आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार अगर पूछा जाता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी होंगे और उन्होंने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी और जो है शांति निकेतन में इन्होंने कला भवन की भी स्थापना की थी 1926 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग याद रखेंगे। आज की वीडियो में यही बस समाप्त करते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।